नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। पिछले लगभग 1 महीने से सबकी नजर ईरान के ऊपर टिकी हुई है, लेकिन पिछले हफ्ता 10 दिन में जिस तरीके से छोटे छोटे इवेंट्स हुए हैं, जिस तरीके से धीरे धीरे कुछ सिम्टम्स सामने निकल कर आ रहे हैं, वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान जल्दी ही एक मेजर एस्केलेशन की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। क्या वो युद्ध वाली स्थिति होगी या एक एस्केलेशन होगा, वो तो समय बताएगा। और वो ये तय भी भारत करेगा, ये तय भी भारत करेगा। कब करना है ये भी भारत तय करेगा, कितना करना है ये भी भारत तय करेगा। अब बहुत लोग कहने लगे हैं, अरे साहब फला तारीख को होगा, उस तारीख को होगा। बहुत लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अरे हमने ऑपरेशन सिंदूर की डेट भी हमने बता दी थी। बहुत आसान है, देखिए डेट बताना बहुत आसान है। आप 10 ट्वीट कीजिए अलग अलग डेट का, किसी एक पे तुक्का बैठ जाएगा, 9 को डिलीट मार दीजिए, एक को रिट्वीट कर दीजिए। तो वही बहुत सारे लोग करते हैं। देखिए डेट निश्चित तौर पर नहीं पता है, होगा ये तय है, उसका जवाब भी भारत देगा, कैसे करना है वो भी भारत करेगा। लेकिन उससे पहले क्या तैयारियां करनी है, भारत वो कर रहा है। क्या शायद इसीलिए दिल्ली में इमरजेंसी मॉक ड्रिल बुलाई गई है, और जो कारण दिया गया है आज उसके ऊपर भी चर्चा होगी। और चर्चा होगी पाकिस्तान के वो 4 अधिकारी जो भारत में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, और क्या वो प्लान भी कर रहे हैं कि भारत में वो ऑपरेशन किया जाए और उसे भारत के मुंह पे मढ़ा जाए कि भारत ने खुद अपने देश के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, और फिर उसकी आड़ में वो जैसा चाहे वो करें। ऐसा ही कुछ पहलगाम से पहले हुआ था। इसके ऊपर चर्चा होगी, और चर्चा होगी इस तरीके से हिमालय से ऊंची और समुद्र से गहरी जो दोस्ती है पाकिस्तान और चाइना की, उसमें चाइना ने अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया है। इन तीनों विषयों पर चर्चा होगी। पहले बात इमरजेंसी मॉक ड्रिल की। एक नोटिफिकेशन आता है कि दिल्ली के जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है उसके अंदर एक इमरजेंसी मॉक ड्रिल आज रात 8 बजे होनी है। आपने शब्द सुना होगा मॉक ड्रिल, पिछली बार भी हुआ था ऑपरेशन सिंदूर से पहले। 7 तारीख को मॉक ड्रिल थी, सबने मॉक ड्रिल किया। पाकिस्तान को लगा अरे भारत तो मॉक ड्रिल कर रहा है, ठीक है अभी तैयारियां चल रही हैं। और उसी रात पाकिस्तान के अंदर आग बरसी थी। 9 ठिकानों पे भारत ने हमला किया था, और 21-22 ठिकाने भारत ने चिन्हित किए थे, 9 पे ही हमला किया था। अब भारत वो मॉक ड्रिल दिल्ली के अंदर कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज रात को हमला होगा, जब भी होगा भारत अपनी तैयारियां उस तरीके से कर रहा है। और जो ये मॉक ड्रिल हो रही है उसमें जो कारण दिया गया, वही कारण इसके नोटिफिकेशन में कारण ये लिखा हुआ है कि दिल्ली एक बहुत ही वीवीआईपी जगह है। यहां पे एयर रेड हो सकते हैं, ड्रोन स्ट्राइक्स हो सकते हैं। तो उसको मिटिगेट करने के लिए, उससे बचने के लिए, उसकी तैयारियों के लिए सिविलियन किस तरीके से उसमें काम कर सकते हैं, सिविल डिफेंस किस तरीके से काम कर सकता है, उसके लिए यह मॉक ड्रिल की जा रही है। स्पष्ट है उसमें, क्योंकि पिछली बार भी दिल्ली की तरफ एक मिसाइल फायर की गई थी जो हमने सिरसा में इंटरसेप्ट की थी। उससे पहले, मॉक ड्रिल से पहले एक बैठक होती है जिसमें दिल्ली का जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो इसके अंदर था, दिल्ली पुलिस थी, इंडियन आर्मी थी, और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, वो सब कुछ, यानी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इस इमरजेंसी मॉक ड्रिल के अंदर मौजूद थे। कि भैया अगर युद्ध जैसी स्थिति आती है तो लाइट बंद करेंगे, कहां शेल्टर लेंगे, किस तरीके से छुपेंगे, जैसे इजराइल में होता है ना, उसी तर्ज पर भारत में यह करने का प्रयास है। कम से कम जनता को उसके लिए तैयार किया जाए, और कम से कम जो हाईली सेंसिटिव जोन्स हैं, मुंबई है, चेन्नई है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, अमृतसर है, अहमदाबाद है, ये वो शहर हैं जिनको टारगेट किया जा सकता है पाकिस्तान के द्वारा या किसी के भी द्वारा। और मान लीजिए नहीं भी हो, एक ड्रिल होनी चाहिए, और वो ड्रिल हो रही है, ये दर्शा रहा है कि भारत तैयारी कर रहा है। देखिए अगर कुछ होगा, मुझे संभावना नहीं लगती, अगर कुछ होगा भी तो बंगाल के चुनाव के बाद हो सकता है। बाकी मोदी जी को किसी चुनाव को जीतने हारने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें जब जो करना होता है, जो बदला लेना है, जो भी करना है, अगर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स भी करनी है तो वो भारत पहले भी कर देगा। लेकिन बंगाल चुनाव के बाद के लगभग कुछ ऐसा लग रहा है कि संभावना है। और इस दौरान साफ कहा राजनाथ सिंह जी ने कि भैया हमारा जो पड़ोसी है वो मिसएडवेंचर करेगा तो पिछली बार से ज्यादा चोट पहुंचेगी। यानी जो हम इमरजेंसी मॉक ड्रिल्स कर रहे हैं,
तैयारियां कर रहे हैं, सीसीएस की बैठक हो रही है, 3 सीसीएस की बैठक हो चुकी है 1 तारीख से। एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और एनएसए की, और वो दिन में 2 बार बैठक कर रही है। तो निश्चित तौर पर भारत तैयारियां कर रहा है। ये दिल्ली में वो सारी जगह है जहां ये इमरजेंसी मॉक ड्रिल की गई, लगभग पूरी दिल्ली में हुआ है। जो फोटोज कुछ आ रही थी शुरू में ये था कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ही है, पूरी दिल्ली में हुई है, अलग अलग जगह पर। जो तैयारी के फुटेजेस और वीडियोस और जो नोटिफिकेशन है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का था, लेकिन लगभग पूरी दिल्ली के अंदर की गई है, क्योंकि जब कुछ आएगा वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में गिरेगा ऐसा तो नहीं है ना भैया, वो तो हर जगह ही गिरेगा, या हर एक जगह हमको इंटरसेप्ट करना है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली निश्चित तौर पर जिस तरीके की डेमोग्राफी है वो एक तरीके से संवेदनशील जगह हो जाती है, और दिल्ली के आसपास मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली, राजस्थान, जिस तरीके से टेरर मॉड्यूल्स बर्स्ट किए जा रहे हैं, ये पहले क्लिनजिंग चल रही है कि भैया साफ सफाई करो, साफ सफाई भी करनी है और बाहरी जो खतरा है उससे भी बच के रहना है। और जो नेवल चीफ है उनका बयान आया है बहुत महत्वपूर्ण, दिनेश के त्रिपाठी जी का, कि भैया ऐसा है, जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था ना, वो तो भारत की तरफ से डीएस्केलेशन हो गया, तय हो गया कि भैया ठीक है, चलिए अब करते हैं, इसे समेटते हैं। कुछ ही मिनटों में वो तो उधर से डीजीएमओ का फोन आ गया, वरना कुछ ही मिनटों में जो इंडियन नेवी है वो भी अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली थी, कुछ मिनटों की दूरी थी। अभी कुछ दिन पहले शायद एयरफोर्स के स्पोक्स पर्सन थे, कौन थे, उन्होंने एक बात कही थी कि भारत कुछ ऐसा करने जा रहा था जो पाकिस्तान के एक मित्र ने उसको पाकिस्तान को बता दिया, क्योंकि उसके पास वो सैटेलाइट फुटेजेस और वो सब एक तरीके से उसके पास वो कैपेबिलिटी है कि भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है। उस डर से पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारत को फोन किया कि नहीं साहब, हम हथियार डालते हैं, अब हमारे बस की नहीं है, अब ये धनाधन कार्यक्रम शुरू कर दो, मतलब रोक दीजिए, 22 मिनट में जो आपने करा इसे रोक दीजिए। तो क्या वो और ये कनेक्ट हो रहा है? क्या नेवी भी अपना खाता खोलने वाली थी? और इसीलिए उसी डेस्परेशन में उस दिन से नेवी बैठी हुई है कि भैया कभी तो मौका दो, कभी तो हमें ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पे भेजो, हम भी कुछ चौके छक्के लगाएं। अब वहां बैटिंग आने वाली थी, उससे पहले उन्होंने वहां इनिंग्स डिक्लेयर कर दी, अरे नहीं साहब बस इतना बहुत है, इससे ज्यादा हम नहीं खेल पाएंगे। वो बेचारे त्रिपाठी जी रह गए हाथ मल के, अच्छा खासा कार्यक्रम होने वाला था। और ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तानी एयरफोर्स कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भारत से कुछ टक्कर ले सकती है, जो फौज है वो भी कुछ ना कुछ भारत को कुछ देर के लिए रोक सकती है। नेवी बंटाधार है, जीरो पर रट्टा लड्डू है, कुछ भी नहीं है, वॉक ओवर है भारत के लिए। जो सोमाली पायरेट्स होते हैं उन्हें बस उस कैपेबिलिटी का मानिए आप, ये स्थिति आज के समय में पाकिस्तान की, उससे ज्यादा बेहतर नहीं है नेवी के मामले में। अगर भारत कुछ करेगा तो समझिए क्या स्थिति होगी। खैर, वो तो जो होगा वो तो सरकार तय करेगी, फोर्सेस तय करेंगी किस तरीके से करना है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो फॉल्स फ्लैग का एजेंडा चलाया जा रहा है, जो पाकिस्तानी आईएसआई है वो ये पुश कर रही है कि भारत एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा अपनी जमीन के ऊपर, और इस्तेमाल करेगा उसमें जो पाकिस्तानी प्रिजनर भारत में है उनको। और ये एजेंडा पाकिस्तान की जो आईएसआई है, पाकिस्तानी मिलिट्री का जो 10th कोर है और जो आईएसपीआर है, ये तीनों मिलकर चला रहे हैं, ताकि वो कवर दे सकें उस चीज को कि जब वो कोई भारत के अंदर कोई करे गुस्ताखी, तो ये कहें कि देखिए हमने तो पहले ही कहा था भारत फॉल्स फ्लैग करेगा, भारत का फॉल्स फ्लैग है, हमने नहीं किया। क्योंकि जब पहलगाम का अटैक हुआ था ना, उससे 23 दिन पहले से इस तरह के जो सोशल मीडिया के अंदर चैटर्स है, जो इंटेलिजेंस नेटवर्क के अंदर जो चैटर्स है, जो बातचीत है, वो शुरू हो गई थी कि नहीं भारत फॉल्स फ्लैग करेगा, भारत ये करेगा, भारत वो करेगा। और जब पहलगाम हुआ तो उनके बाद उन्होंने कहा देखा हम तो पहले से कह रहे थे कि भारत फॉल्स फ्लैग करेगा, भारत को तो करना ही, हम तो पहले से कह रहे थे। लेकिन दिक्कत ये हुई कि जो आतंकवादी मारे गए पहलगाम वाले, उनके हाथ से जो डिवाइसेस मिले, जो इक्विपमेंट्स मिले, वो पाकिस्तानी मेड थे सारे के सारे, या चाइनीज मेड थे। उसे कैसे झुटला देगा पाकिस्तान? और वही नैरेटिव, वही प्रोपेगेंडा अब इनके द्वारा दोबारा से सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग मीडिया के माध्यम से
प्रोपोगेट किया जा रहा है। और ये बात आईएसआई ने, आईएसपीआर ने बाकायदा प्लांट की। अपने यहाँ के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, डॉन, जियो, यानी प्रिंट में, डिजिटल में और इलेक्ट्रॉनिक, तीनों में ये बात प्रोपोगेट की गई कि भारत की तरफ से कुछ होने वाला है, अपने यहां करेगा और हमारे ऊपर नाम मर देगा। और इसके लिए बाकायदा जो कर रहे हैं लोग, जो जिम्मेदार हैं, वो साहब हैं जो आईएसआई के डायरेक्टर जनरल मीडिया हैं, मेजर जनरल मोहम्मद मुश्ताक अली। ये जनाब है, ये खड़ा है ना टोपी वाला, ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा जो तैयार किया जा रहा है इनके सौजन्य में हो रहा है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल आमिर एहसान नवाज पाक आर्मी के 10th कोर से हैं। आईएसपीआर की डीजी ब्रावो मेजर जनरल जुल्फिकार अली भट्टी, ये तीनों वो लोग हैं। जुल्फिकार अली भट्टी है बीच में, ये आमिर एहसान नवाज है 10th कोर का, और जो पहले मुश्ताक दिखाया वो, ये तीनों मिलकर इस पूरे प्रोपेगेंडा को चला रहे हैं। एक ने कंटेंट जनरेट किया, एक ने पहुंचाया, एक प्रोपोगेट कर रहा है, और ध्यान रखा जा रहा है कि एम्पलीफाई हो, इंटरनेशनल मीडिया में जाए, पाकिस्तानी मीडिया में जाए, भारत में जाए। और जब हम कुछ करें तो हम ये कहें कि देखो ये फला न्यूज आर्टिकल है, हमने तो पहले कहा था, जियो न्यूज में छप गया था तब, अरे तब तो डॉन न्यूज में छप गया था, हमने तो पहले ही बता दिया था कि भारत कुछ करेगा। इसके अलावा जो आईएसआई का सेक्टर कमांडर है, जो सफेद सी टी शर्ट में है, पंजाब का ब्रिगेडियर रिजवान शरीफ, ये मीटिंग कर रहा है एलईटी और जेईएम्स के साथ, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के साथ। क्यों कर रहे हैं सब? देखिए, पाकिस्तान निश्चित तौर पर भारत में कुछ ना कुछ करने की तैयारी में है। उसके कई कारण हैं। सबसे पहला, पाकिस्तान को जिस तरीके से नुकसान हो रहा है अननोन गनमैन से, मसूद अजहर का बड़ा भाई तनवीर अहमद मारा जा रहा है। साहब, आप घर में घुस के परिवार को मार रहे हैं। जो बहुत सारे एनालिस्ट भारत में कहते थे ना बैठकर कि जब तक ये सेना के अधिकारी नहीं मरेंगे, निश्चित तौर पर तब तक पाकिस्तान को चोट नहीं पहुंचेगी। आप कितने पाकिस्तानी मार दीजिए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। जब तक सेना के अधिकारी ना मरे तब तक चोट महसूस नहीं होती। अब सेना को नहीं मारा, लेकिन उनकी जो पैरामिलिट्री है, एलईटी और जेई, उनके अधिकारियों को तो मार रहे हो, उनके टॉप कमांडर को तो मार रहे हो ना। जो मास्टरमाइंड है उसके भाई को तो मार रहे हो, बड़े भाई को, तो चोट तो लगेगी। वो तो कहेगा भैया तुम्हारे लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, तुम हमारी जान नहीं बचा पा रहे। उसके अलावा हुसैन इकबाल पायलट है, जिसने अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की थी, उसे लाहौर में निपटा गया कोई। उसके बाद शबीर अहमद लोन, बिलाल आरिफ सलाफी, और सलाफी को तो एलईटी के हेडक्वार्टर में जाके मारा। ये स्थिति है। आप टॉप कमांडर को बांग्लादेश से उठा के ला रहे हो, ये शब्बीर अहमद लोन को, तो भैया उन्हें दिक्कत तो होगी, कुछ ना कुछ करेंगे वो। साथ ही उन्हें ये चाहिए कहना को पाकिस्तान को कि भैया देखिए भारत के साथ युद्ध छिड़ गया, हम वहां नहीं आना चाह रहे। जो बात मैं आपको बार बार हर वीडियो में बता रहा हूं कि पाकिस्तान की मजबूरी है कुछ ना कुछ करना, वरना उसे मरने के लिए अपने लोगों को सऊदी में भेजना पड़ेगा। वहां हुती भी मारेगा, ईरान भी मारेगा, और फिर इस्लामाबाद के ऊपर ड्रोन मंडराएंगे, रावलपिंडी के ऊपर ड्रोन मंडराएंगे। उनसे कैसे बचेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान का असेसमेंट यह है कि भैया भारत से लड़ाई हो गई तो एक आध दिन, 2-4 दिन में अमेरिका मध्यस्थता करके बचा लेगा। अगर ईरान से लड़ाई हो गई तो महीना, 10 दिन, 2 महीना, 4 महीना कब तक खींचेगा? मान लो अमेरिका से सुलह हो गई, अमेरिका चला भी गया, युद्ध रुक गया, ये तो फिर भी हमारे ऊपर चालू रहेगा। भारत वाले तो थोड़े फिर भी सज्जन हैं। ट्रम्प दबाव डालेगा, उधर से शी जिनपिंग बात करेगा, हो सकता है पुतिन बात कर ले, 10-20 लोग फोन करें तो मोदी जी कहें चलो ठीक है, या कम से कम 2-4 दिन में मोदी जी खुद चाहेंगे कि ये वॉर एंडलेस वॉर में ना तब्दील हो, हम 2-4 दिन में अपने आप ही छोड़ देते हैं। ईरान तो नहीं छोड़ेगा। ईरान तो जब तक मोड़ेगा जब तक खून का एक एक कतरा ना निकाल ले उनके अंदर से, और एक एक बूंद ना निचोड़ ले। तो भैया दो उसे जंगे लड़नी है तो उधर लड़े या इधर लड़े, तो वो सोच रहा है ये वाला बेहतर ऑप्शन है, इसलिए वो वहां नहीं जाना चाह रहा, इसलिए कुछ ना कुछ निश्चित तौर पर करेगा। खैर वो तो जब होगा, जो करेगा वो ठीक है। निश्चित तौर पर भारत हर तरीके से तैयार है उसके लिए, लेकिन उससे पहले तो जो दोस्त है उसी ने गर्दन पकड़ ली है। चाइना ने कहना शुरू कर दिया, इशाक डार साहब पहुंचे
चाइना, अरे हम वो 5 पॉइंट एजेंडा लेके आए, 5 पॉइंट एजेंडा, वो ईरान से ना मध्यस्थता कराएंगे, मीडिएटर हैं, मीडिएटर, दलाल कहते हैं उसे, मीडिएटर नहीं कहते। जयशंकर साहब ने बिल्कुल सही, स्पष्ट, सटीक शब्द यूज किया। जैसे ही इशाक डार वहां पहुंचा, उसने सोचा यार बस नोबेल प्राइज लेके ही पहुंचूंगा, शांति करा दूंगा ईरान की और अमेरिका की और चाइना की, इन सब की। जब वहां बातचीत चल रही थी, 5 पॉइंट एजेंडा हुआ था, तो चाइना का कोई अधिकारी उन्हें साइड में ले गया, साहब एक बात करनी है। कहने लगा क्या? अरे वो आपके यहाँ 1.2 बिलियन डॉलर का IMF का लोन आया है कुछ? उसने कहा हाँ साहब आ गया, महीना 10 दिन की सांस आ गई, कटोरे में कुछ थोड़ा बहुत आ जाएगा खाने पीने का। उसने कहा ऐसा करो, उसमें से 220 मिलियन डॉलर थोड़ा इधर सरका दो, उधारी है ना, पैसा वापस करना शुरू करो। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका के पैर में लमलेट हो रहे हो, वहां जाके आसिम मुनीर जिस तरीके से जूते चमका रहा है ना ट्रंप के, अब यकीन नहीं है तुम पे, धीरे धीरे पैसा वापस करना शुरू करो। पाकिस्तान में यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान करके कंपनी है, पाकिस्तान की नहीं है, चाइना की है। वहां पे जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी फॉरेन ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन कंपनी है, गैस तेल निकालती भी है, उसका प्रोडक्शन भी होता है। होता यह है कि पाकिस्तान में ये गैस तेल निकालते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान की एक कंपनी है सुई सदन गैस कंपनी, सुई सदन गैस कंपनी, जो सुई फील्ड है वहां से ये निकालते हैं, और जो SSGC है, सुई सदन गैस कंपनी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो अब ये यूनाइटेड पाकिस्तान वाले, एनर्जी पाकिस्तान वाले कहने लगे भैया जो गैस हमने निकाली उसका पैसा दो, 220 मिलियन डॉलर। अब पाकिस्तान की जो ये SSGC कंपनी है कह रही भाई साहब पैसे है नहीं, अब नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, जो करना हो कर लो। कारण हमने जिसे गैस दी आम जनता को, उसने कह दिया हमारे पे पैसा नहीं है, हम तो नहीं देते, अपनी पाइपलाइन कर लो बंद। हमने सरकारी कंपनियों को गैस दी, स्टील है, कोल है, मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत सारी कंपनियां हैं सरकारी, उन्होंने कहा हमारे पास भी पैसा नहीं है, तुम्हारे पे जो होता हो कर लो। उसके बाद जो हमने गैस बेची उस पर सेल्स टैक्स लगा, उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट आना था, केंद्र सरकार ने कह दिया हमारे पे भी पैसा नहीं है, कर लो अपना बंद। तो अब हमारे पास पैसा ही नहीं आ रहा है, तो हम तुम्हें कैसे पैसा देंगे? तो उन्होंने साफ साफ पाकिस्तान की कंपनी ने चाइनीज कंपनी को कहा भाई साहब तुम पे जो होता हो कर लो। अब इसाक डार वहां पहुंचा, उन्होंने उसके कान पकड़ लिए। जो ये हिमालय से ऊंची, समुद्र से गहरी, शहद से मीठी जो दोस्ती थी, अब उसमें 220 मिलियन डॉलर का तड़का लग गया है। अब देखते हैं इसके लिए पाकिस्तान कहां से भीख मांगेगा, कहां से जाएगा, कैसे करेगा, जो भी है। लेकिन अब चाइना ने धीरे धीरे वो प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है कि भैया अब हमें तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है, तुम हमारे 60 मिलियन 70 मिलियन डॉलर सीपैक में लगाकर अपनी अर्थव्यवस्था उठाना चाह रहे थे, सारा पैसा उठा के तुमने दुबई में इन्वेस्ट कर दिया, लंदन में इन्वेस्ट कर दिया। अब हमारी कंपनियों को रिटर्न चाहिए, और हमें तुम्हारे ऊपर एक पैसे का इसलिए यकीन नहीं है कि भैया तुम तो कल को हमारा जितनी टेक्नोलॉजी तुमने हमारी ली, मिलिट्री टेक लिया, जैसा भी था, HQ9 PL-15 जो भी था, 3rd क्लास 4th क्लास 10th क्लास, वो सारा तुम अमेरिका को ना बेच दो। जो ईरान एक तरीके से एनर्जी सप्लाई लाइन है चाइना के लिए, जहां से चाइना की कुल खपत का 30% तेल आता है, तुम उसको ठोकने में अमेरिका की मदद कर रहे हो, तो तुम्हें तो नहीं हम छोड़ेंगे। तो अब धीरे धीरे पाकिस्तान के पेच वहां भी टाइट होने शुरू हो गए हैं। खैर, जो भी अपडेट आएगा चाइना से, पाकिस्तान से, या भारत में जो भी अपडेट आएंगे वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।